सबसे पहला पैरामीटर है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी। अगर हम बॉडी के अंदर इसको समझना चाहते हैं तो हम एक बीकर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास जो डोज है वो 100 mg है और वो 10 लीटर के बीकर में डालती हूँ, पानी के बीकर में डालती हूँ, तो उसमें पर लीटर जो है वो 10 mg ड्रग की कंसनट्रेशन शो होगी। लेकिन अगर वही वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिर ड्रग की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी पर लीटर। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी ड्रग की कंसनट्रेशन वॉल्यूम के साथ साथ इसी तरह से उसका एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो अब जो रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक फिजियोलॉजिकल मीनिंग है एंड इट इज़ रिलेटेड टू बॉडी वाटर, ठीक है। तो ये बॉडी के वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना एक ड्रग ने अचीव किया है। सबसे पहले अगर ड्रग सिर्फ प्लाज्मा वॉल्यूम को ही तक रहती है, ठीक है, तो वो 5 लीटर्स उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली गई है तो उसमें 10 लीटर और ऐड हो गया तो अब 15 लीटर बन गया। और अगर वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी चली गई है तो 27 और हो गया। तो 15 + 27 जो है वो टोटल 42 लीटर्स जो है टोटल बॉडी वाटर इस तरह से बनता है। उसके बाद ड्रग जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड की होती है तो वो इतनी ज़्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती है, यानी कि ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं अगर वो उसी के साथ बाउंड है तो वो बाहर नहीं जा सकती कहीं और घूमने फिरने, राइट। सो उस वजह से उसकी जो स्मॉलर जो है वो उसका रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस तरह से एक वारफेरिन की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है जी। और हमें एक एग्जांपल दी है क्लोरोक्वीन्स की। क्लोरोक्वीन्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़, यानी कि जो वेस्कुलर मींस जो वेजल्स ब्लड के अलावा एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़, इनके बाहर जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, ठीक है, उनके साथ जाके बाइंड कर जाती है और इसी वजह से उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता चला जाता है। और अक्सर इनका ऑलवेज जो होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ ग्रेटर दैन 42 लीटर्स टोटल बॉडी वाटर से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी वाटर को तो कर ही रही है ना, वो उसके अलावा टिश्यूज़ के साथ भी जाके बाइंड कर गई है, ठीक है। और अगेन जो ये है इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ और वीडियोस में भी, सो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये जो CHF वगैरह और यूरेमिया है, अब डेफिनेट सी बात है किसी का हार्ट फेलियर है, ब्लड नहीं जा रहा अगर प्रॉपरली टिश्यूज़ को, तो वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफ़ेक्ट होगी। और किडनी डिजीज़ और लिवर डिजीज़ भी इसको इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि यूरेमिया और सिरोसिस। नाउ अब होता ये है कि आपकी जो ड्रग है वो काफ़ी जल्दी से जो है उसको इक्विलिब्रियम मिल जाता है 1 कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर, ठीक है। और अगर आप अपने ड्रग कंटेंट के लिए किस प्लाज्मा की या किसी भी बायोलॉजिकल कंपार्टमेंट की सैम्पलिंग करते हैं कि उसमें चेक करने के लिए कि आप ड्रग का कंटेंट क्या है, सो दैट इज़ यूजुअली रिपोर्टेड इन द यूनिट्स ऑफ कंसनट्रेशन इंस्टेड ऑफ अमाउंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाया है, ठीक है जी। ये याद रखना है कि इट इज़ इन द यूनिट्स ऑफ कंसनट्रेशन इंस्टेड ऑफ अमाउंट। नाउ ईच इंडिविजुअल टिश्यू, ठीक है, अब उसके पास हर एक इंडिविजुअल टिश्यू की जो ड्रग के साथ एफिनिटी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इसी वजह से उसके अंदर ड्रग जितनी पहुंच रही है वो वेरी करती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर के किसी और टिश्यू में कितनी ड्रग पहुंची है। सो द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द गिवन लोकेशन can be related to its concentration by a proportionality constant that reflects the volume of fluid the drug is dissolved in. The volume of distribution represents a volume that must be considered in estimating the amount of drug in the body from the concentration of drug found in the sampling compartment. खैर यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है इनको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद करो। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि जब भी आप अपने ड्रग को उसकी सैम्पलिंग करते हैं, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए सैम्पल लेते हैं, तो वो आप अपने प्लाज्मा में से लेते हैं, आप टिश्यू कंपार्टमेंट में से लेंगे। हर टिश्यू की अपनी अपनी एफिनिटी होती है, तो वो वेरी करती है कि ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे क्या है। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इसका रेशो होता है डोज का और इनिशियल कंसंट्रेशन का। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन मिसिंग है, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को अपनी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी है। इस वजह से क्योंकि हमें जो इनिशियल डोज दी है और इनिशियल कंसंट्रेशन है उनका रेशो जो होगी वो VD होती है, ठीक है।
ये पीछे भी इक्वेशन आ चुकी है जिसमें हम लोगों ने बात की थी। मैंने कहा था कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि कंसंट्रेशन इज़ इक्वल्स टू वही वाली इक्वेशन को बस थोड़ा सा उन्होंने रीअरेंज किया है इस इक्वेशन को, और वो पीछे इक्वेशन बनाई है। अगर किसी एट एनी टाइम टी निकालनी है तो उसके अंदर माइनस ई टी भी आ गया है, लेकिन अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है टाइम तो ज़ीरो होगा इनिशियली, तो वो ये ओवरऑल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ एक्स नॉट ओवर सी नॉट बचेगा। आई होप कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है, टाइम शॉर्ट है इसलिए जल्दी बढ़ा रही हूँ आज। सो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो है एस्टिमेशन किस तरह से की जाती है, मैंने अभी पीछे डिस्कस भी किया है कि आपको इस ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने ये ग्राफ बना लेना है। ठीक है, अपनी बेस्ट फिट लाइन ऐसी प्रिपेयर करनी है। बेस्ट फिट लाइन वो होती है जिसके अंदर जो है मैक्सिमम जो पॉइंट्स होते हैं वो आपकी लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो लाइन के ऊपर आ रहे हैं। वैसे एक और बात ये होती है कि जो लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उतने ही लाइन के नीचे भी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये होती है एक बेस्ट फिट लाइन। उसके अलावा आपने जब ये गौर कर लो कि ये लॉग ऑफ कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, ठीक है, और इनके दरमियान में जब ग्राफ बनेगा वन कंपार्टमेंट के केस में तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और जब हम इसको एक्सट्रैपोलेट करेंगे तो हमें एक यहाँ पे एक वाई इंटरसेप्ट मिलेगा जिसको हम कह देंगे ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, और इसी को हमने उस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूला में डालना है। ठीक है, और वैसे तो ये लॉग ऑफ सी नॉट है, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी नॉर्मल वैल्यूज़ में, तो वो हमें सिर्फ सी नॉट यहाँ पे डालना है। उसके बाद हम देखते हैं। ओके, सो ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि 5 एंड ऑल दैट। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। इसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लीटर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर सिर्फ 5 लीटर तक आएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका मतलब है ड्रग सिर्फ प्लाज्मा में है। अगर 5 to 20 है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, डीप टिश्यूज़ में भी चली गई है तो फिर इसका मतलब है कि 40 से भी ज़्यादा आ रहा है। और परसेंटेज बॉडी वेट कितना है, अगर 7% है तो इसका मतलब ये है कि 5 लीटर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी वेट कंसिडर किया हुआ है 70 kg। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि इसके नोट्स में नहीं है कुछ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो होता है ओके, सो बेसिकली ये इसका जो यूनिट होता है दैट इज़ पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि पर आवर, पर मिनट, पर डे वगैरह। ठीक है, तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, और इससे हमें मालूम पड़ता है कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिमूव हो रही है पर यूनिट टाइम। जितनी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ़र्स्ट ऑर्डर रेट में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही ज़्यादा जो है वो एलिमिनेशन हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी कि ओके, सो हमने वो ग्राफ प्लॉट किया, बेस्ट फिट लाइन प्लॉट की, हमने स्लोप फाइंड कर ली बाय यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस ऑन दैट बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, और हमने जो है वो के एलिमिनेशन रेट की वैल्यू निकालनी है। जो के एलिमिनेशन है वो होता है आपका जो स्लोप है। ठीक है, और आपने उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है 2.303, क्योंकि ये जो आपका ग्राफ है ना वो बेसिकली है तो एक लॉग कंसंट्रेशन वाला, लेकिन हमें नॉर्मल में चाहिए होती है तो हम एक फैक्टर लगाते हैं 2.303। ठीक है, और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो के एलिमिनेशन की वैल्यू आएगी वो नॉर्मल डिजिट्स में आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पर इसमें असल में जो है कि एलिमिनेशन रेट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस स्लोप इनटू 3, ये माइनस का साइन नहीं भूलना। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। स्लोप निकालने का तरीका बताया हुआ है कि स्लोप इज़ इक्वल्स टू ये वाली जो आपकी होती है, ये हम लोग ऑलरेडी भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। सो आपने आई होप कि इसको समझ में होगा ही। ठीक है जी, ये मेन बस बात थी याद रखने वाली। स्लोप निकालने का तरीका कोई से 2 पॉइंट्स को यूज़ करके आपने जो है अपने C1, जैसे ये C1 और T1 है, ठीक है, उस ऊपर आपने C1 माइनस C2 ओवर T1 माइनस T2, ये मैंने बताया कि लॉग वाली वैल्यूज़ हैं, इसको आप 2.303 करेंगे और फिर ये हो जाएगा। ठीक है जी, और
एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ठीक है जी। हाफ लाइफ बायोलॉजिकल हाफ लाइफ एक ही बात है, ठीक है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, ठीक है जी। ये वो टाइम होता है जो कि ड्रग को रिक्वायर्ड होता है अगर उसने अपनी प्लाज्मा कंसनट्रेशन को आधा करना है, ठीक है। सो अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा करना है। सो ये आप दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक आप डायरेक्टली अपने उसी ग्राफ के थ्रू निकाल लें कि आप देखेंगे जिसमें कंसंट्रेशन हाफ हो गई है जिस टाइम पर, यानी कि हाफ कंसंट्रेशन आप यहाँ से ये ग्राफ पे लाइन लेके जाएंगे और नीचे देखेंगे किस टाइम पर हो रही है, वो आपको टाइम मिल जाएगा कि ये मेरी हाफ लाइफ है। सो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो अपने इस प्लॉट से, ठीक है। वही बात लिखी हुई हैं। और अगर आपने फॉर्मूला से निकालनी है तो ये फॉर्मूला भी मशहूर ज़माना ही है। और उसके बाद है जी नेक्स्ट पैरामीटर क्लियरेंस का। क्लियरेंस बेसिकली होता है रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली जो क्लियरेंस होता है वो ओके सॉरी, क्लियरेंस बेसिकली इट इज़ वॉल्यूम, ठीक है। इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द ड्रग, ठीक है, फ्रॉम द ड्रग बेसिकली, ठीक है। सो प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशंस आर इफेक्टेड बाय द rate at which drug is administered, the volume in which it distributes and its clearance। तो प्लाज्मा की ड्रग कंसनट्रेशन अफेक्ट होती है उसकी रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसकी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कितने वॉल्यूम में, और उसकी क्लियरेंस पे। ओके, so clearance is again the measure of the removal of drug from the body definitely। और clearance जो है drug clearance in the volume of distribution जो है वो उसकी हाफ लाइफ को क्या करती है, डिटर्मिन करती है। सो क्लियरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज द वॉल्यूम पर टाइम, ठीक है, यानी लीटर पर आवर, आई थिंक ऐसे ही कुछ इसका यूनिट होगा, या आगे हम देख लेते हैं। सो हमें क्लियरेंस से ये नहीं पता चलता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो रिमूव हो रही है, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा है जिसमें से ड्रग रिमूव हो रही है एक सर्टेन टाइम के ऊपर, ठीक है जी। सो इसी वजह से ये वॉल्यूम पर टाइम के थ्रू आप इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो अब ये जो फिगर्स हैं ना, ये कुछ दो आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रही हैं कि दो तरीके हैं अगर आप क्लियरेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें देखे जाते हैं। पहली वाली फिगर के अंदर ये है कि आप देखो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ड्रग की ये थी और अब जो रिज़ल्ट एलिमिनेशन के बाद उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी हो गई है। सो अमाउंट ऑफ ड्रग जो है नंबर ऑफ़ डॉट्स यानी कि वो कम हुए हैं लेकिन जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहा है, ठीक है। सो एक तो ये आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो क्लियरेंस को। दूसरा तरीका ये होता है कि एक सर्टन वॉल्यूम हो, जो ये वॉल्यूम था और उसमें से एक सर्टन वॉल्यूम है जिसमें से ड्रग जो है ओवर द टाइम रिड्यूस हो गई है। तो एक ये तरीका है आप अगर एक्सप्लेन करना चाहो क्लियरेंस को, ठीक है। सो क्लियरेंस द मोस्ट ओके, मैं ये बात बता चुकी हूँ कि okay, so the most general definition of clearance is that a proportionality constant describing a proportionality constant जो कि substance की rate of elimination, ठीक है, और उसके corresponding जो fluid के अंदर जितनी concentration है उसके दरमियान में एक relationship जो है वो describe करने के लिए ये एक proportionality constant होता है which is clearance, ठीक है। ये सिर्फ MCQs के लिए important है। definition इसकी जो है ना वो आई थिंक ये वाली है जो कि आपने याद रखनी ही है लाजमी। सो इट इज़ द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड और एनी बायोलॉजिकल फ्लूइड फ्रॉम विच ड्रग इज़ टोटली और इरिवर्सिबली रिमूव पर यूनिट टाइम। सो अगर आप क्लियरेंस की एस्टिमेशन करना चाहते हैं बाय द नॉन कंपार्टमेंट मॉडल, वैसे तो अभी हम कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप नॉन कंपार्टमेंट मॉडल के थ्रू भी जान लें तो आपने सिंपल डोज और एरिया अंडर द कर्व जो आपको मिलेगा, ठीक है जी, उसकी वैल्यू को पकड़ना है और उनको डिवाइड करना है तो क्लियरेंस मिलेगी। ये मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ। ओके, सो वन कंपार्टमेंट मॉडल की अब बात कर लेते हैं। अगर आपने वन कंपार्टमेंट में देखना है तो ये भी आप इजी है कि इंटू VD कर देना है और आपने क्लियरेंस निकाल लेनी है। जो ड्रग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से निकलती हैं, रीनली, हेपेटिकली और दूसरे तरीक़ों से निकलती है। तो जो टोटल बॉडी क्लियरेंस होती है वो इन सब का सम अप होती है। एलिमिनेशन रेट क्या है? एलिमिनेशन रेट एट एनी टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, ये भी बात हो चुकी है ऑलरेडी। और एक और फॉर्मूला इसका है कि क्लियरेंस इनटू दी कंसंट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। तो ये एक सेकंड फार्मूला यहाँ पे आ गया है और एक्स भी बता दिया था पहले ही कि ये अमाउंट ऑफ ड्रग है इन दी बॉडी और सी इज़ द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। इट्स ईजी।
ओके, सो एरिया अंडर द कर्व भी एक पैरामीटर होता है, और अगर आपने इसको निकालना है बाय टू मेथड्स, तो पहला मेथड इसका है मॉडल डिपेंडेंट मेथड. इट कैन बी यूज ओनली फॉर वन कंपार्टमेंट. एंड IV बोलस और मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड कैन बी यूज फॉर एनी ड्रग विद एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप इस तरीके से निकालना चाहते हैं, यानी वन कंपार्टमेंट मॉडल डिपेंडेंट मेथड से निकालना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, आपको ये वैसे मिलता है, ठीक है, ये एंड पे बचता है. अब ये किस तरह आया है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है. एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपकी ये एक तो ये इनिशियल डोज है, और यहाँ पे KVD है. सो इनिशियल डोज है X0 और KVD. VD का मैंने बताया था कि ये थोड़ा गंद मच रहा है, इसको दोबारा से करते हैं. ये ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ये 2 स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो इसलिए ताकि ये समझ आ सके कि ये किस तरह से आया है. सो डोज की वैल्यू जो होती है वो X0 है, और VD की वैल्यू है X0/C0, ठीक है. X0/C0, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो जो है आपका इस तरह से हो जाएगा, X0 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये इसको क्या एक्सप्लेन करें, इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आगे चलते हैं, ठीक है जी. अगर मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड से निकालना है तो इसके लिए एक ट्रेपेजॉइडल मेथड यूज़ होता है, यानी कि जो आपका एरिया अंडर द कर्व है, आप क्या करते हो, अपने उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है जी. सो 1 2 3 4 5, ठीक है. उसके बाद आप क्या करते हो कि आपने हर एक कंपार्टमेंट का, यानी 1 2 3 4 तक जो है ना, आपने अपने एरिया को कैलकुलेट करना होता है बाय दिस एक फॉर्मूला है ये, ठीक है जी. सो माइनस ही है ना, ये मैं कंफर्म करती हूँ अभी. C1 ये इस तरह से है, C1 है, ये C2 है, और ये फॉर्मूला डाल के लगा दिया, ठीक है. और जो लास्ट वाला कंपार्टमेंट पार्ट 5 जो रह गया था, उसका एरिया आपने निकालना होता है बाय दिस, ठीक है. सो इसमें ये वाली कंसंट्रेशन है, और K की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली होगी हाफ लाइफ के थ्रू, तो आपने फिर उसके बाद इन सबका सम कर लेना है, तो आपको टोटल एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा. तो ये हो गया ट्रेपेजॉइडल मेथड, ठीक है. So next, okay, any fraction of any dose remaining, fraction of the dose remaining in the body, इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है कि F जो होता है वो इक्वल होता है या तो E-KT के, या फिर ये इक्वल होता है हाफ लाइफ इनटू T/हाफ लाइफ, ठीक है. सो ये 2 चीज़ें जो है ना वो याद रखने वाली हैं. अब फ्रैक्शन ऑफ द डोज रिमेनिंग इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ द ड्रग एट एनी टाइम T एंड द डोज, ठीक है. सो अगर इसको हम फर्दर खोल के देखें तो एट एनी टाइम T जो है वो X0/E-KT, ठीक है, और नीचे X0 है. X0 से कैंसिल, तो सिर्फ ये पीछे बच गया. और अगर आप इसमें K की वैल्यू भी डालना चाहते हो तो आपको पता ही है कि हाफ लाइफ इज़ इक्वल्स टू दिस. सो अगर आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये इज़ इक्वल्स टू E है, और ये है. सो जब आप E और इसको करोगे सिंप्लीफाई तो पीछे बचेगा ये, और यहाँ पे पीछे ये बच गया था तो ये हो गया. और उसके बाद जो है वो आपको ये भी पता है कि वो ये हाफ 1/2 कैसे आया, क्योंकि आप जब कैलकुलेटर पे ये इस तरह लिखोगे ना E को रेज़ टू द पावर करके, तो 0.5 आंसर आएगा, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं जी कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ द डोज रिमेनिंग की समझ आ गई है कि अगर किसी भी टाइम T के ऊपर चेक करना चाहते हो कि कितनी अमाउंट जो है ड्रग की वो रह गई है आपकी डोज की, तो वो आप चेक कर सकते हो. टाइम टू गेट टू अ सर्टेन कंसनट्रेशन, ठीक है. T इज इक्वल्स टू द नेचुरल लॉग ऑफ C0/C*/K. अब ये किस तरह से आया है, अब हमें पता है कि टाइम C जो है C* वो बेसिकली होता ये है कि ये होता है C* इज़ दी concentration at any time T, ठीक है, which is equals to C0, which is your initial concentration, और C0 into E-KT, ठीक है. तो ये हो गया. और उसके बाद आपने जब इसको रीअरेंज करना है तो अब ये किस तरह से आया, मैं इसको अलग से समझाती हूँ. इस सब को भूल जाओ, इधर देखो, C*/C0 इज इक्वल्स टू E है, और ये KT है, ठीक है. अब जो है ना इनका बोथ साइड्स पे जब आप नेचुरल लॉगरिथम लेते हो तो ये ln
इंटू दिस और ये ln इंटू दिस, ठीक है। अब जब आप इसको फर्दर देखोगे तो ये माइनस के टी बच जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये माइनस के टी आ जाता है और यहाँ पर जो है वो सी स्टार ओवर सी नॉट आ जाता है। अब ये हमारे पास, मैं इसको थोड़ा साफ करके लिख दूँ, सी स्टार ओवर सी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी आ गया। अब मुझे पता है कि मैं टाइम निकाल रही हूँ, तो टाइम जो होता है वो कभी भी माइनस के अंदर नहीं होता है, तो इस वजह से हम लोग इस माइनस को जब रिमूव करते हैं ना तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ये रेशो है ये इन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा सी नॉट ओवर सी स्टार। और यही जो बात है वो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली ही लिख दी है कि सी नॉट ओवर सी स्टार इस वजह से यूँ आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव के टी है, तो इस वजह से जो है ना ये हमारे पास इन्वर्ट हुई भी है, ठीक है। और जो है आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से। आई होप कि ये समझ आया हो। और ये जी कुछ केसेस आ गए हैं, ठीक है, और इसमें डिस्कस करने वाला क्या है, थोड़े से कर लेते हैं डिस्कस। केस नंबर 1, प्रिडिक्टिंग दी प्लाज्मा कंसनट्रेशन 20 mg की डोज दी आपने, ठीक है, आईवी बोलस के थ्रू। उसके जो कुछ फार्मेको के की वैल्यू ऑलरेडी दी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दी है, इनिशियल ड्रग कंसनट्रेशन निकालनी है तो वही वाले फार्मूला से निकाल लेंगे, सिंपल है, ठीक है। अगर प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट एनी टाइम टी यानी कि 3 आवर्स पे उसने कहा हुआ है निकाल के दिखाओ, तो वो अभी फार्मूला डिस्कस हुआ है कि C इज़ इक्वल्स टू सी नॉट इंटू ई माइनस के टी ई, ओके। सो इसमें आपने 3 जो है टाइम की जगह 3 पुट किया और जो इनिशियल आपकी जो के की वैल्यू है वो पुट की, ठीक है। इनिशियल कंसनट्रेशन की वैल्यू 1 आई हुई थी, तो जब आप कैलकुलेटर पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है जी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन निकालना है अगर आपने, तो ओके। सो इसमें यही होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, इसमें आपकी जो मैक्सिमम कंसनट्रेशन है वो 5 है, ठीक है, और जो मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन है वो 0.3 है, ये गिवन है डेटा में, ठीक है। अगर आपने 1 से स्टार्ट ली है तो उसने जो अपना पूरा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका तब तक ही रहेगा ना जब तक कि वो अपनी मिनिमम तक ना पहुंच जाए, तो ये 1 से लेकर 0.3 तक उसने जाना है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा है कि अगर हमने एक सर्टन कंसनट्रेशन पे पहुंचना हो और उसका टाइम फाइंड करना हो तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। सी नॉट की वैल्यू हमें पता है, सी स्टार हमारे पास जो है वो 0.3 है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लास्ट जो मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन है वो 0.3 है, ठीक है। और यही जो है वो जब अचीव हो जाएगी तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका रहेगा कितना, वो 0.3 तक ही रहेगा ना, ठीक है। और उसके बाद आपने जब वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके अलावा जो लास्ट है उसमें अगर आपने फाइंड करनी हो व्हाट वैल्यू ऑफ डोज टू गिव अ डिसाइड इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। कंटिन्यूइंग विद दिस, सो इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो 1 है, दैट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, कैलकुलेट अ डोज टू प्रोवाइड एन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 5 mg। अगर आप अगेन वही चीज़ रखोगे, आपने डोज फाइंड करनी है, इस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन उससे दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि वो 20 लीटर्स है, सो तो इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, ठीक है जी। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिया था। सो आई होप के समझ आई हो, इफ़ नहीं समझ आई है तो कमेंट कर दो, और या थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।